हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं बीएड की क्लासेस। ये सेकंड ईयर की क्लासेस हैं। कल भी हमने सेकंड ईयर की ही की थी, आज भी सेकंड ईयर की ही क्लास है सेकंड ईयर वालों की। हम कर रहे हैं नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस चली हुई हैं बीएड की, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। और आप लोग देख भी रहे होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखी आपसे पहले की वीडियो, वो सारी जाके देख लेना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की ज्यादातर मैंने एक एक दो दो यूनिट करा दिए हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सारी देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, कुछ दे भी दी है मैंने। ज्यादातर टॉपिक की मैंने दे दी है। जो मैंने कल कल मैंने 3 पीडीएफ अपलोड की है। मैं क्या करती हूँ कि पूरी पूरी यूनिट की पीडीएफ देती हूँ, कराती रहती हूँ, उसी में ही ऐड करती रहती हूँ। और फिर जब पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है तब उसके नोट्स देती हूँ, ठीक है। अपने पास में कुछ भी नहीं रखती, जितना भी पढ़ाती हूँ सारा आप अपलोड कर देती हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम कॉलेज विद भावना के नाम से है। अगर अब तक आप नहीं जुड़े हैं वहां पे तो जुड़ जाइए, और डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे सभी लोग बातचीत करते रहते हैं। तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर किसी को पर्सनली मैसेज करना हो तो मैं इंस्टाग्राम पे सभी का रिप्लाई करती हूँ। और जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता भी है, ज्यादातर सभी का मैं रिप्लाई देती हूँ, चाहे मुझे रात में ही देना पड़े। जब मैं रात में 12 बजे फ्री होती हूँ, 11 बजे फ्री होती हूँ अपनी पीपीटी बना के, उस टाइम मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, तो मैं सभी का रिप्लाई देती हूँ। अगर किसी का रह भी जाता है तो भी करती हूँ, ठीक है। सभी की कमेंट का रिप्लाई करती हूँ मैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, सब कहते हैं, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ और देती रहूंगी। जिस दिन से चैनल स्टार्ट किया और अब तक सबका मैंने रिप्लाई किया है, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम करने वाले हैं टीचिंग। कि टीचिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है लॉन्ग में। और ये यूनिट फर्स्ट है, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। हम कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं? नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके टॉपिक मैच हो रहे हैं तो कंटेंट बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। टॉपिक, अगर आपका नॉलेज टॉपिक है, नॉलेज टॉपिक सभी में है, सीआरएसयू चाहे एमडीयू, सब में क्या है, किसी में नॉलेज करिकुलम की बुक है, और सीसीएस में और एमएसयू में नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम है। तो एक दो टॉपिक आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो वीडियो का आप टॉपिक देख लिया करो, अगर आपका टॉपिक मैच हो रहा है तो आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है, ठीक है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी जो भी हो। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टीचिंग क्या है भाई, नाम से पता चल रहा है कि टीचिंग, शिक्षण क्या होता है, पढ़ाना। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चे समझते हैं, तो दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक तो टीचर एक स्टूडेंट, ठीक है। तो एक्टिविटीज होती है, इंटरेक्शन होता है उनके बीच में। टीचर नॉलेज देता है, बच्चा समझता है, बच्चा समझने की कोशिश करता है। टीचर अपना बेस्ट देता है जिससे कि बच्चे को समझा सके, बच्चे को एनकरेज करता है कि बच्चे पढ़ा लिखा करो, आगे जाके तुम्हें ये बनना है वो बनना है, अगर इस लाइन में जाना है तो ये कोर्स करो, अगर उस लाइन में जाना है, मोटिवेट भी करता है। तो ये सब किसके अंदर आती है? टीचिंग के अंदर आती है, पढ़ाने के अंदर आती है, ठीक है। अगर हम इसे बुकिश लैंग्वेज में पुट आउट करें तो टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर्स। यानी टीचिंग के अंदर वो सारी एक्टिविटीज है जिसमें एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। और जो एजुकेशन देता है वो कौन कहलाता है? टीचर, ठीक है। टीचर अलग अलग मेथड्स यूज करता है जिससे कि वो अच्छे से अच्छी नॉलेज बच्चों को दे सके। अब जैसे कि मैं पीपीटी बनाती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, 3-4 बुक्स रखूंगी, गूगल की भी हेल्प लूंगी। मैं क्या करती हूँ, जिससे कि इजी मटेरियल में उठा के लेके आऊँ, आपको भी इजी लगे और पढ़ने में भी मजा आए, क्योंकि बीएड की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी बोरिंग लगती है। तो मैं सोचती हूँ इजी इजी लाइन इसके अंदर मैं डालूं, जिससे आपको भी अच्छा समझ आए और मैं भी आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो टीचर यूजेस डिफरेंट मेथड्स फॉर गिविंग बेस्ट नॉलेज टू हिज स्टूडेंट। यानी टीचर क्या करता है, अलग अलग तरीके यूज करता है जिससे कि अच्छी नॉलेज बच्चों तक पहुंचा सके, ठीक है। वो अपना बेस्ट ट्राई करता है जिससे कि बच्चों को समझा सके। उसकी जो ड्यूटी होती है वो होती है कि बच्चों को प्रोत्साहित कर सके सब्जेक्ट के प्रति। कोई सब्जेक्ट बोरिंग है, अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आप बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे, चाहे कहानी बना के करें, चाहे आपको नाच नाच के पढ़ाना हो, गा के पढ़ाना हो, कैसे भी पढ़ाना हो, बच्चे को समझ आना चाहिए और उसका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, ठीक है।
टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज। टीचिंग वह प्रक्रिया, टीचिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वह प्रक्रिया जिसमें ज्ञान को ट्रांसफर, नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता है, स्किल्स को ट्रांसफर किया जाता है, वैल्यूज ट्रांसफर की जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ठीक है, कैसे? अलग अलग मेथड्स के द्वारा, अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा। भाई टीचर ही तो ट्रांसफर करता है। टीचर क्या है, पढ़ाते वक्त अपनी नॉलेज ट्रांसफर करता है। जितनी उसे सब्जेक्ट की या टॉपिक की नॉलेज होती है उतनी वो बच्चों को देने की कोशिश करता है। स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करता है, मूल्य डेवलप करता है। ठीक है, तो टीचर से बच्चे में ट्रांसफर होती है। कैसे डेवलप करता है? अलग अलग मेथड्स के थ्रू पढ़ाएगा, अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू पढ़ाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डेफिनेशन देख लो, 2 डेफिनेशन मैंने रखे हैं, वैसे बहुत सारी बुक के अंदर दी गई है डेफिनेशन। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग वह एक्टिविटी है जो कि डिजाइन की जाती है और परफॉर्म की जाती है कि बच्चे के अंदर चेंज लाया जा सके। भाई टीचर क्या करता है? पढ़ाता है, तो उस पढ़ाई से क्या होता है? बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं। अब जैसे कि कोई एजुकेटेड बंदा हो, बहुत ज्यादा हो चाहे कम हो, एजुकेटेड हो कि भाई उसने एजुकेशन ले रखी हो, और एक बिल्कुल ऐसा बंदा हो जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई ना कर रखी हो, कि अनपढ़ हो, तो आपको क्या चेंज नजर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में क्या है? चेंज नजर आता है। तो वो चेंज किस वजह से नजर आता है? पढ़ाई की वजह से नजर आता है। तो टीचिंग क्या है? वे एक्टिविटीज डिजाइन की जाती है, परफॉर्म की जाती है जिससे कि बच्चे के अंदर चेंज लाया जा सके, उसके बिहेवियर में चेंज लाया जा सके। तो ऐसा कौन कहते हैं? क्लार्क कहते हैं। ठीक है, मॉरिसन ने एक डेफिनेशन दी है कि टीचिंग क्या है? एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट, यानी एक अच्छा सौहार्दपूर्ण, अगर हम बोले एक अच्छा रिलेशन होता है टीचर के बीच में और बच्चे के बीच में। तो टीचर क्या हुआ? मोर मैच्योर पर्सनैलिटी, और बच्चा क्या है? लेस मैच्योर, यानी बच्चा इतना समझदार नहीं होता। बच्चा बच्चा ही रहता है, चाहे वो पीएचडी का बच्चा हो, चाहे वो मास्टर्स का बच्चा हो, चाहे वो बैचलर का बच्चा हो। भाई टीचर से तो छोटा ही रहेगा, है ना। तो टीचर क्या है? एक मोर मैच्योर और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच में क्या है? एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट होना, जो कि किस लिए डिजाइन किया गया है? एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये कौन कहता है? मॉरिसन कहते हैं। ठीक है, अब नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग का जो नेचर है, यानी प्रकृति कैसी है शिक्षण की? शिक्षण की प्रकृति कैसी है कि भाई शिक्षण जब हम कराते हैं, जब हम टीचिंग करते हैं या कराते हैं, तो क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है बच्चों की और टीचर के बीच में, है ना। सवाल जवाब भी होते हैं, हंसी मजाक भी होता है, पढ़ाई भी होती है, कम्युनिकेशन होता है, टीचर भी बोलता है, बच्चा भी बोलता है, तो दोनों के बीच में संवाद होता है, संचार होता है ना। तो पहला जो नेचर हुआ उसका क्या है? इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन होता है बच्चे के और टीचर के बीच में। ठीक है, तो पहली लाइन में यही लिखा है कि टीचिंग इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। यानी टीचिंग क्या है? किस पे आधारित है? इंटरेक्शन पे, अंतःक्रिया पे, बातचीत पे और संचार पे। किसके बीच में? टीचर और लर्नर के, यानी जो शिक्षक है और बच्चा है उनके बीच में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ती है टीचर को, यानी उसकी जो बातचीत करने का जो तरीका है, जो उसका कम्युनिकेशन है, उसके अंदर ये कौशल जो है अच्छा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को बच्चे तक पहुंचा सके, बच्चे को समझा सके, उसके डाउट क्लियर कर सके, बच्चे को एंगेज कर सके मीनिंगफुल डिस्कशन में। ठीक है, कैसे? डायलॉग के थ्रू डायलॉग एंड एक्टिव लिसनिंग, यानी डायलॉग, बीच में डायलॉग डिस्कशन करे, एक्टिव लिसनिंग हो, यानी बच्चा आराम से सुन सके, ध्यान से सुन सके। टीचर एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप करे जहां बच्चे एनकरेज हो सके पार्टिसिपेट करने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, तो पहला नेचर क्या हुआ? इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। सेकेंड है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी टीचिंग में क्या जरूरत पड़ती है? फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है भाई क्लास में 50 बच्चे हैं, है ना। तो 50 बच्चे ऐसे तो है नहीं सब एक ही दिमाग के हो, या एक ही रंग रूप के हो, या एक ही बैकग्राउंड के हो, या एक ही तरीके से पढ़ते हो सब। तो फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज कर सके, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की स्टाइल के अकॉर्डिंग हम जहां भी हमें चेंज करने की जरूरत है वहां हम चीजों को एडेप्ट कर सके, फ्लेक्सिबल कर सकें, आसान बना सकें। ठीक है, जिससे हम डाइवर्स लर्नर जो है, जो अलग अलग तरीके के सीखने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें हम केटर कर सकें। ठीक है, सॉरी, एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। टीचर मस्ट बी रेस्पॉन्सिव टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी टीचर की ही जिम्मेदारी होती है कि जो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, यानी जो व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसे भी ध्यान में रखे,
उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। अपने टीचिंग मेथड्स को उसी के अकॉर्डिंग रखे। भाई जैसे कोई किसी बच्चे को कम दिख रहा है तो टीचर का मेथड क्या होना चाहिए कि टीचर या तो उसके लिए ब्रेल अवेलेबल कराए कि भाई मोटे मोटे अक्षर हो कि वो देख सके, या फिर उभरे हुए बिंदु हो जिनसे वो पढ़ सके। तो अपने टीचिंग मेथड्स को उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करना है, एडजस्ट करना है। प्रोवाइड पर्सनलाइज सपोर्ट, हर किसी को अलग अलग बेंच पे जाके अलग अलग हर बच्चे को सपोर्ट कर सके, और ये सुनिश्चित करे कि जो कंटेंट बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो बच्चा ग्रेस्प कर सके, समझ सके। ठीक है। एडेप्टिंग टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक्स बेस्ड ऑन द लर्निंग पेस, जो टीचिंग रणनीतियां अपनाई गई है टीचर के द्वारा, जो टेक्निक वो यूज कर रहा है वो कैसी होनी चाहिए, बच्चे की लर्निंग पेस पे आधारित होनी चाहिए। लर्निंग पेस क्या होता है, सीखने की जो स्पीड है, क्योंकि हर किसी की सीखने की स्पीड अलग होती है, तो वो किस पे आधारित होनी चाहिए, बच्चे की स्पीड पे आधारित होना चाहिए। अब तुमने पता है मैथ पढ़ा रहे हो तुम, और तुमने पूरी एक्सरसाइज करा दी बच्चे को, और बच्चे को पहला ही क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो यानी तुम्हारी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, तुम्हारा जो पेस है सिखाने का वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, लर्निंग पेस बच्चों के अकॉर्डिंग एडेप्ट करना है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, यानी जितना वो समझ सके दिमाग में, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना उन्हें मजा आ रहा है। पता चल रहा है शुरू के 1 घंटे तो मजा आ रहा है, फिर सिर के ऊपर जा रहा है, तो 1 ही घंटे पढ़ाना है। तो हमें क्या करना है, बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स को, अपनी स्ट्रेटेजीज को क्या करना है, एडेप्ट करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, यानी टीचर को क्या है, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है उसे पहले से तैयार करके आए, या फिर उस टॉपिक की अच्छे से समझ होनी चाहिए। दे नीड टू स्टे अपडेटेड, और टीचर क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। कोई भी नई चीज आ रही है, लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है उस फील्ड में, तो वो उसे नॉलेज होनी चाहिए, एक्यूरेट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बच्चों को दे पाए। ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है कि टीचर जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, भाई कोई हार्ड कंसेप्ट है, हार्ड टॉपिक है, समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा बकवास है, उसे सिंपल बना के बच्चे को समझा पाए। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं। पेशेंस एंड एम्पैथी, यानी टीचर के अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चे होते हैं, जैसे कि आपने 11th क्लास के बच्चों को देखा होगा, तो 11th क्लास में जो उम्र होती है बच्चों की, वो इतनी गुस्से वाली होती है कि टीचर के थप्पड़ तक भी लगे हैं स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल में बहुत जगह ये केस हुए हैं कि बच्चे ने टीचर के ऊपर हाथ उठा दिया, पिटाई कर दी, मारपीट कर दी, ये स्कूल से बाहर निकल के उसकी धुलाई कर दी। तो टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, कि सामने वाला बच्चा जिस तरीके का है उसी हिसाब से उससे बात करे। ठीक है। अब ऐसा नहीं है बच्चा गुस्से में आ रहा है तो टीचर भी ऐसा ही हो जाए, तो टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए। अ स्टूडेंट कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड हैव डिफरेंट लर्निंग कैपेसिटी, यानी उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चे के टीचर इसी तरीके से बच्चों के साथ एडजस्ट करे, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं। ठीक है, सबकी कैपेसिटीज अलग होती है। टीचर को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें बच्चों को सपोर्ट महसूस हो, हर तरीके से सपोर्ट हो सके, नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट हो, कि किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, किसी को जज ना किया जाए कि भाई ये तो नीची जाति का है या ये ऊंची जाति का है, कोई भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपनी स्पीड से सीख सके, मिस्टेक कर रहे हैं तो करने दो, मिस्टेक करके ही सीखेंगे, कोई उन्हें समझ नहीं आ रहे तो क्लैरिफिकेशन करें, बिना किसी डर के, बिना उनका मजाक बनाए। ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी शिक्षण के लक्षण क्या है। तो लक्षण क्या होने चाहिए भाई, अच्छी टीचिंग हम कब करेंगे, जब हमारे गोल सेट होंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव सेट होगा। अब हम क्लास में जा रहे हैं तो पहले से हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि ये टॉपिक हमें पढ़ाना है और इतना कवर कराना है, कि भाई हमें शुरू के 4 पेज कवर कराने हैं, तो हमारे गोल भी फिक्स होने चाहिए और हमारे ऑब्जेक्टिव भी फिक्स होने चाहिए, तब हमारी टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। तो इफेक्टिव टीचिंग के अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए क्लियर, और लर्निंग गोल्स होना चाहिए हर एक लेसन और कोर्स का। टीचर कम्युनिकेट करे, कि बच्चों को समझाए कि भाई जो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो इसका क्या मतलब है, तुम्हारे लिए किस लिए हेल्पफुल है। मैं आपको ये टीचिंग का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये आपके लिए किस लिए हेल्पफुल है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये बीएड में आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, और वैसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप कल शिक्षक बनेंगे तो आपकी टीचिंग कैसी होनी चाहिए, उसके लक्षण कैसे होने चाहिए, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ठीक है।
क्लियर ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर, अगर ऑब्जेक्टिव तुम्हारे क्लियर है तो तुम्हें एक सही डायरेक्शन मिलेगी, फोकस भी बनेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा टीचर को भी और बच्चे को भी। ठीक है। सेकंड है एक्टिव एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, यानी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और सहभागिता होनी चाहिए कि एंगेजिंग स्टूडेंट बच्चों को एंगेज करे एक्टिवली सीखने के प्रोसेस में। ये एक इफेक्टिव टीचिंग का बहुत बड़ा रूल है कि भाई बच्चे क्या है, इन्वॉल्व होने चाहिए पढ़ने के लिए, एक्टिवली सब पार्टिसिपेट करें। अब ऐसे नहीं है टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को जमवाई आ रही है सोए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों का भी एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। इट एनहांस मोटिवेशन, इससे बच्चों के अंदर या टीचर के अंदर भी मोटिवेशन आता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और एक गहरी समझ विकसित होती है, गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है सब्जेक्ट मैटर की। ठीक है। टीचर कैन एम्प्लॉयज वेरियस टेक्निक सच एज ग्रुप डिस्कशन, टीचर कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकता है, ग्रुप डिस्कशन कराए क्लास के अंदर, डिबेट कराए, बच्चे खुद करके देखें, चाहे एक्सपेरिमेंट करें, अपने हाथों से करके देखें एक्टिविटीज, और कंटेंट को मल्टीमीडिया के द्वारा प्रेजेंट कर सके जिससे कि बच्चे एंगेज रहे और सीख सकें आसानी से और उनका पार्टिसिपेशन भी कैसा हो, सक्रिय हो, एक्टिव हो। यूज ऑफ इनोवेटिव एंड वेराइड टीचिंग मेथड्स, यानी नवीन और विविध शिक्षण विधियों का उपयोग। एक सेकेंड। हाँ, तो क्या है, इनोवेटिव मेथड्स यूज करें। इनोवेटिव यानी नए नए मार्केट में जो नई नई चीजें आ रही है या नए नए तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है। तो इनोवेटिव मेथड्स यूज करें, अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज करें जिससे कि हर तरीके के लर्निंग स्टाइल को हम क्या कर सकें, केटर कर सकें, ध्यान में रख सकें, सिखा सकें। ठीक है। हर किसी के इंटरेस्ट को हम ध्यान में रख सकें। टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ाएं, मल्टीमीडिया के द्वारा पढ़ाएं, साइमुलेशन यानी अपने गेस्चर्स को चेंज कर करके पढ़ाएं। गेस्चर क्या होता है, अपनी पोजीशन चेंज करना, कभी इधर खड़े हैं कभी उधर खड़े हैं, जिससे कि बच्चों का भी क्या है, दिमाग एक्टिव रहे। बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल दें कि उन्हें भी मजे आ रहे हैं, उनके घर से जोड़ के एग्जांपल दे रहे हैं, देसी एग्जांपल दो जिससे कि बच्चों को क्या है, मजे आए, हंसे भी वो। इससे क्लास एंगेजिंग होगी और क्या होगी, रेलिवेंट होगी। अब जैसे कि खान सर है, खान सर कभी भी ऐसा है कि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, नहीं ना, ना कोई ऐसा मॉडर्न लैंग्वेज यूज करते हैं ना कुछ भी ना, बस देसी लैंग्वेज, देसी तरीके हैं उनके बिल्कुल, और एग्जाम्पल भी देसी देते हैं। तो देखो कितने बड़े टीचर आज के टाइम में वो बन गए हैं। तो बच्चों को वही चीजें पसंद आती है। देखो इंग्लिश मीडियम स्कूल है या फिर जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है सारी चीजें इंग्लिश में हो रही है, नर्सरी क्लास को ही बच्चों को भी टोटली इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आता, बच्चे इतना ग्रेस्प नहीं कर पाते। ठीक है। तो सारी चीजें होनी चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश में पढ़ाओ लेकिन दोनों चीज मिक्स करके पढ़ाओ। टीचर शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, जिससे कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो सके, क्रिएटिविटी डेवलप हो सके और कोलाबोरेशन हो सके। ठीक है। कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक, अब इफेक्टिव टीचिंग आपकी तभी तो होगी, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाने पढ़ाने पे फोकस है, भाई उनका आकलन भी तो करना है, फीडबैक भी तो लेना है। एक चैप्टर पढ़ा दिया, अब उससे ओरल क्वेश्चन पूछो, रिटन क्वेश्चन पूछो, उन्हें उनसे उनका आकलन करो कि उन्होंने कितना सीखा है। तो ये भी क्या है, एक असेंशियल कंपोनेंट है, एक बिल्कुल आवश्यक घटक है कि भाई तुम्हारी टीचिंग तभी इफेक्टिव होगी जब तुम बच्चे का बराबर आकलन करोगे और फीडबैक लोगे उससे। तो इसी तरीके से उनका असेसमेंट करें, फॉर्मेटिव असेसमेंट करें, समेटिव असेसमेंट करें। फॉर्मेटिव क्या होता है कि भाई साथ के साथ कोई भी चैप्टर पढ़ाया, क्वेश्चन पूछ लिया, फिर टेस्ट ले लिया। समेटिव क्या होता है कि पूरी यूनिट 6 यूनिट कंप्लीट करा दी और हाफ ईयरली एग्जाम करा लिए। तो ये क्या है, असेसमेंट हो गया, जिससे हम बच्चे को इवेल्युएट कर सके, उसका मूल्यांकन कर सके कि भाई उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, कितना उसने सीखा है। इससे हम उसकी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें नॉलेज ही मीजर करनी है, हमें उसकी थिंकिंग भी डेवलप करनी है कि उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप हो सके और ये पता चल सके कि बच्चा कितना उच्च तरीके से सोच सकता है और कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर रहा है। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक सकारात्मक शिक्षण वातावरण का निर्माण होना चाहिए। नहीं, इफेक्टिव टीचर का मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करे, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां बच्चे को अच्छा महसूस हो, सेफ महसूस हो, ना बच्चा डरे, भाई क्वेश्चन मन में आ रहा है बच्चे के और पूछ नहीं पा रहा क्योंकि वो डर रहा है। तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सेफ महसूस करें, कोई भी क्वेश्चन उनके मन में आ रहा है तो पूछ सके, रेस्पेक्टेड महसूस करें कि उनकी बेइज्जती ना हो, उन्हें भी लगे कि हमें वैल्यू दी जा रही है। ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, पुनर्बलन होना चाहिए कि अगर बच्चे ने क्वेश्चन बताया, शाबाश बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो उन्हें हम रीइंफोर्समेंट दें। इंक्लूसिविटी को प्रमोट करें, समावेशन यानी सबको एक साथ लेके चले, अलग अलग तरीके के जो बच्चे हैं डाइवर्सिटी वाले उन्हें सेलिब्रेट करें। ठीक है।
क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप होता है जब हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। टीचर क्या करे, बच्चों को प्रोत्साहित करे कि वो हेल्दी कंपटीशन करे। ऐसा नहीं है कि वो उससे चिढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है कि मुझे इससे ज्यादा नंबर लाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए, वो वाला कंपटीशन नहीं, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा रिलेशन होना चाहिए और सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद इन द क्लासरूम, सब भाईचारे के साथ रहे, सबको अपनेपन की भावना आनी चाहिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड, टीचिंग जो मेथड्स होते हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं उनका अलग अलग तरीके से। भाई इक्विपमेंट के बेस पे हम उन्हें वर्गीकृत करेंगे। इक्विपमेंट यानी कोई ना कोई इक्विपमेंट हम उपकरण यूज कर रहे हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक मेथड में हम टेक्स्ट बुक यूज करते हैं, लाइब्रेरी में हम लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ते हैं, लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर जाके। तो यहाँ इन तीनों में क्या होता है, इक्विपमेंट का यूज होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्टूडेंट पर्पज, हर एक बच्चे के उद्देश्यों के आधार पर। सोशलाइज्ड मेथड, ठीक है, इसमें हम बच्चे का सामाजिकरण पे ध्यान देते हैं, इसमें हम बच्चे की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड में बच्चा क्या है, कुछ ना कुछ इनोवेट करता है, प्रोजेक्ट बनाता है, परियोजना करता है। टीचर स्टूडेंट रिलेशन के बेस पे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट, अब टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया तो बीच बीच में बच्चा पूछेगा सर कैसे करना है, तो उसमें टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और बच्चे का भी। सुपरवाइज्ड मेथड, फ्रीली चूज एंड प्रोजेक्ट मेथड की, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, फ्रीली चूज किया गया है, कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, तो क्या है मजे में करेंगे टीचर स्टूडेंट दोनों एक साथ। ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग थ्योरीज के आधार पर ड्रिल मेथड की रटवा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की समस्या का समाधान हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लास के अंदर। एक्टिविटी मेथड की एक्टिविटीज कराई जा रही है, उसके एक्टिविटी बेस पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के आधार पर कौन सा, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या करेंगे, बिल्कुल फ्री होकर खोजबीन करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, कोई चीज खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो खोज ही रहे हैं। ठीक है, वही सेम इसी का मतलब ये भी एक्सपेरिमेंट ही होता है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, अलग अलग मेथड कौन कौन से, और भी बहुत सारे मेथड हैं जो मैंने लिखे ना, इससे भी अलग होते हैं। लेक्चर मेथड हो गया, असाइनमेंट मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड है। लेक्चर मेथड इसके अंदर भी है, देखो इमिटेशन मेथड यानी अनुकरण करके बच्चा पढ़ता है। लाफिंग लर्निंग मेथड की हंस हंस के पढ़ रहा है, हंस के सीखने की विधि। टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ रहा है, लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहा है, टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है। प्रोजेक्ट के माध्यम से सीख रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया उससे भी बच्चे को सीखने को मिलता है। एनालाइज और सिंथेसाइज करके पढ़ रहा है कि विश्लेषण कर रहा है, फिर सारी चीजों को कंक्लूड कर रहा है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से पढ़ रहा है कि हम पहले बच्चे को एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि कोई भी एग्जाम्पल दिखाया, जैसे कि हम सर्कल बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सर्कल के लिए हमने बॉल दिखा दिया है, तो पहले एग्जाम्पल दे दिया, फिर उसका रूल बताएंगे कि बेटा ये क्या होता है, सर्कल होता है, फिर सर्कल को पूरे को पढ़ाएंगे। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, डायरेक्ट रूल बता दिया और फिर उसके बाद सर्कल पे आ रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बच्चे क्वेश्चंस पुट आउट कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसे सोल्व कर रहे हैं, तो उस विधि से पढ़ना। सुपरविजन, पर्यवेक्षण करना बच्चे का। सोशलाइज, रिसाइटेशन, रिपीटेशन करना। लेबोरेटरी, लैब मेथड के द्वारा पढ़ना। लॉजिकल मेथड के द्वारा, खेल खेल में पढ़ना। तो बहुत सारे मेथड है, ये अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, तो आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बार बार खांसी आ रही है, नाक चली हुई है, बहुत बुरी हालत हो रही है। बस क्लास बना रही हूँ जैसे तैसे, क्योंकि स्किप ना हो। होपफुली बस ये है कि आपका सिलेबस हो जाए, छुट्टी ना हो ज़्यादा, क्योंकि आगे हो सकती है, बताऊंगी आगे भी क्यों हो सकती है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और जहाँ भी आप बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ शेयर कर दिया करें। वैसे तो आप बहुत सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो भी सपोर्ट करें। ठीक है, बाय बाय।